कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल रहते हुए अपने शासनकाल 1786 टू 93 की अवधि में उन्होंने एक महत्वपूर्ण सुधार किया जिसे हम परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगान वसूली की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने के लिए बंगाल में पूर्व की प्रचलित लगान व्यवस्था का सर्वप्रथम उसने अध्ययन किया। तत्पश्चात रेवेन्यू बोर्ड के हेड जॉन सोर और रिकॉर्ड कीपर जेम्स ग्रांट के साथ उन्होंने कई वार्ताएं की और इस वार्ता के बाद उन्होंने एक स्थायी लगान व्यवस्था को क्रियान्वित करने का प्रयास किया। इसके लिए जो प्रमुख बिंदु विचारणीय थे उसमें पहला बिंदु था कि आखिर में एग्रीमेंट जमींदार के साथ किया जाए या कृषक के साथ किया जाए। दूसरी प्रमुख समस्या इनके सामने थी जो विचारणीय थी कि उपज का कितना भाग कंपनी ले और कितना भाग जमींदार को दिया जाए तथा टैक्स कुछ वर्षों के लिए निर्धारित किया जाए या स्थायी रूप से इसका बंगाल के क्षेत्र में जमींदार को कर संग्रहकर्ता माना जाए अथवा भूमि का स्वामी माना जाए। यह भी एक विचारणीय प्रश्न था और इसके बारे में जब चर्चा परिचर्चा हुई तब कभी जॉन सोर के विचार अलग होते थे, जेम्स ग्रांट के विचार अलग होते थे। जैसे जमींदारों को संग्रहकर्ता माना जाए अथवा भूमि का स्वामी माना जाए, इस बारे में जॉन सोर का यह मानना था कि जमींदार को उसके अधिकार क्षेत्र में जितने गांव दिए जा रहे हैं उसमें पूरी स्वायत्तता उसको दिया जाना चाहिए, जबकि ग्रांट का यह विचार था कि समस्त भूमि सरकार की मानी जाए और जमींदार की भूमिका केवल संग्रहकर्ता की होनी चाहिए। सरकार जब चाहे यानी कंपनी जब चाहे तो जमींदार को हटा सकती है, उसे सेवा से पृथक कर सकती है। कॉर्नवालिस खुद इंग्लैंड में एक जमींदार परिवार से ताल्लुक रखता था, इसलिए उसने जॉन सोर का पक्ष लिया और बाद में उसने उसी के अनुरूप परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था को क्रियान्वित करने का कार्य किया था। इसके पीछे जिन मूल कारणों को हम जानते हैं उसके बारे में यह कहा जाता है कि इस समय कंपनी के जितने भी अधिकारी या कर्मचारी थे उनको बंगाल के क्षेत्र में फील्ड में काम करने का कोई खासा अच्छा अनुभव नहीं था और ऐसे में वे नए क्षेत्र में जाते और किसानों से कर प्राप्त करते, ये थोड़ा कठिन कार्य था। इसलिए इसमें अंग्रेजों के लिए एक मध्यस्थ को ढूंढना यानी जमींदार को ढूंढना समय की आवश्यकता कही जा सकती है। उन्होंने डायरेक्ट यहाँ के किसानों का शोषण नहीं किया, बल्कि भारतीय लोगों के द्वारा ही उन्होंने भारतीयों के शोषण की परंपरा को शुरू किया। उपज का भाग कितना कंपनी लेगी, कितना जमींदार लेगा, इसके बारे में पूर्व में जो प्रचलित व्यवस्था चली आ रही थी बंगाल में 1765 के पहले यानी बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना के पूर्व, उस समय की मैक्सिमम लिमिट को लागू करने की बात जेम्स ग्रांट के द्वारा कही गई थी और सभी पक्ष पर ध्यान रखते हुए कॉर्नवालिस ने लैंड रेवेन्यू का निर्धारण किया जो तत्कालीन समय में 2 करोड़ 68 लाख के करीब मानी जाती है। इससे विपरीत 1764 के आंकड़े यह बताते हैं कि उस समय अंतिम रूप से रेवेन्यू 8,17,553 रुपए उगाही की गई थी, जिसका वर्णन रमेश चंद्र दत्त ने
अपनी पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के पहले खंड में किया है। इसके लिए 10 वर्ष का आरंभ में निर्धारण किया गया था, लेकिन 1793 से इसे स्थायी करने की व्यवस्था शुरू की गई। जमींदार को भूमि का स्वामी माना गया और 8/9 पार्ट उसे लगान का हिस्सा कंपनी को देना था और इस कार्य के लिए जमींदार को 1/9 पार्ट का रेवेन्यू प्रदान किया जाता था। आरंभ में इस परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था को जब क्रियान्वित की गई और बाद के दिनों में जब इसके लाभ और हानि का एनालिसिस किया गया, तब ये पाया गया कि अंग्रेजों के लिए यह व्यवस्था लाभदायक नहीं थी। इसीलिए बाद में बंबई प्रेसिडेंसी या मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी या महालवाड़ी जैसी व्यवस्था को क्रियान्वित किया गया। बहरहाल बंगाल के परमानेंट सेटलमेंट में की व्यवस्था से क्या लाभ हुए, इस पर जब हम विचार करते हैं तो पहला बेनिफिट जो ईस्ट इंडिया कंपनी को हुआ वह यह था कि राज्य की आय निश्चित हो गई। वर्षा होगी या नहीं होगी अब इसकी चिंता नहीं करनी थी, बल्कि इनका एक राजस्व नियत हो गया था। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह हो गई थी कि जमींदार अपने अधिकार क्षेत्र में कृषि को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा था, यानी कृषि भूमि का अब विकास हो रहा था। भूमि को परती नहीं छोड़ा जा रहा था, बल्कि उसमें एन के प्रकारेण कृषि करने के प्रयास किए जा रहे थे। भूमि का अधिकाधिक उपयोग शुरू हो गया। अब किसी भी भूमि को खाली नहीं छोड़ा जाता था, उसमें किसी न किसी प्रकार का फसल लिया जाता था। इसके अलावा कहीं कहीं जंगलों को साफ करके कृषि भूमि का भी विकास इस समय किया गया। यानी जमींदार का यह प्रयास होता था कि उसके अधिकार क्षेत्र में जितने भी गांव आ रहे हैं, उस समय 12 गांव का एक ग्रुप होता था जिसको बरहो कहा जाता था, और कम से कम 7 बरहों को मिलाकर यानी 84 गांव का समूह एक छोटी जमींदारी के अंतर्गत आता था। इस अनुपात में ग्रामों की संख्या और भी बढ़ सकती थी और कई जमींदारियां ऐसी थीं जिसमें 1000 से अधिक गांव का क्षेत्र हुआ करता था। इसके लाभ में जैसा भी हमने बात किया कि कृषि भूमि का बड़े पैमाने पर विकास हुआ, और राजनीतिक लाभ की जहां तक बात है, एक राजभक्त जमींदारों की श्रेणी इस समय तैयार हुई जिसने ब्रिटिश प्रशासन को बनाए रखने में बड़ी अहम भूमिका निभाई, और समय समय पर वे कंपनी के रक्षार्थ आकर खड़े हुए, जिसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण 1857 में देखने में आता है। यदा कदा कुछ जमींदार अपवाद भी रहे, लेकिन अधिकांशतया जमींदारों ने सन 57 की क्रांति में अंग्रेजों का प्रमुखता के साथ साथ दिया। हम बंगाल की चर्चा कर रहे हैं और 1857 के क्रांति के अध्ययन में इस बात का उल्लेख हमें मिलता है कि जिन 2 राज्यों की भूमिका इंडियन नेशनल मूवमेंट में सबसे ज्यादा रही, यानी बंगाल और पंजाब, इनकी भूमिका 1857 में बिल्कुल नगण्य मानी गई। और यहाँ पर जिस जमींदारी की बात हम कर रहे हैं, बंगाल की जमींदारी की, तो वहां पर बंगाल के जमींदारों ने सन 57 की क्रांति में अपनी निष्क्रियता को ही प्रदर्शित किया और इसकी बजाय वे अंग्रेजों के साथ खड़े भी दिखलाई पड़े। सामाजिक रूप से इसमें यह हम कह सकते हैं कि जमींदार समाज के या किसानों के एक नेतृत्वकर्ता के रूप में जाने और पहचाने जाने लगे, और इनके मार्गदर्शन में समाज के उन्नति के भी कुछ प्रयास किए गए। लेकिन जहां तक परमानेंट सेटलमेंट की हानि की बात है, आरंभ में ऐसा दिखलाई पड़ने लगा कि
इससे अंग्रेजों को काफी लाभ हो रहा है, लेकिन शीघ्र ही उत्पीड़न तथा शोषण का एक साधन यह व्यवस्था जमींदारी की व्यवस्था बन गई। उच्च स्तर पर सामंतवाद तथा निम्न स्तर पर दास वृत्ति इससे बड़े पैमाने पर उत्पन्न हुई। जिस कदर जमींदारों ने कृषि भूमि का विकास किया, उससे बाद में देखने में आया कि जितना राजस्व वसूलते थे उसका मात्र 28% वो कंपनी को देते थे और 72% वे अपने पास रख लेते थे। और इसी का यह परिणाम हुआ कि जमींदारों ने अपने निवास के लिए बड़े बड़े महल अपने जमींदारी क्षेत्र में बनाए और राजाओं की भांति उनका रहन सहन या जीवन स्तर हो गया था। यानी फिर भी यह व्यवस्था दीर्घ काल तक बंगाल के क्षेत्र में चलती रही। इन्होंने किसानों और सरकार के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका निभाई, लेकिन इस व्यवस्था से जो वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हुआ वह वर्ग था किसानों को, क्योंकि जमींदार के पास जब आय के सोर्स बढ़ने लगे तब वे अपनी जमींदारी से निकलकर नगरों में आकर रहने लगे और अपने रिजेंट के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने एक चैनल बना दिया राजस्व वसूली के लिए। और इससे जनता बहुत ज्यादा नाराज हुई, किसान बहुत ज्यादा नाराज हुए, क्योंकि शोषण का सबसे बड़ा शिकार किसान बना। जो किसान सूर्योदय से सूर्यास्त तक अपने खेत में मेहनत करता था, उससे इतना राजस्व वसूल लिया जाता था कि वर्ष के अंत में खाने के लिए उसके पास खुद अनाज नहीं बच पाता था। देश की आजादी के बाद 1955 में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इस तरह जब हम लॉर्ड कॉर्नवालिस के रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो उसने एक नई शुरुआत परमानेंट सेटलमेंट के रूप में की। भले ही बाद में इसके दूरगामी लाभ और हानि का हम विश्लेषण करते हैं। और भारत में या बंगाल के क्षेत्र में वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने शासनकाल के दौरान जो प्रशासनिक ढांचा तैयार किया था, उस ढांचे पर कार्य करते हुए कॉर्नवालिस ने काफी कुछ सुधार लाने का प्रयास किया और उसकी व्यवस्था बाद के समय में भी लागू रही। थैंक यू।